हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज हम ले रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो +1 अकाउंटेंसी है उसके कुछ बेसिक टर्म्स क्या क्या होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक टर्म्स अगर पढ़ लेते हैं या याद कर लेते हैं तो उसके बाद उस सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि +1 में जो भी बच्चे आए हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो एवरेज हो, उन सब के लिए जो कॉमर्स होती है वो बिल्कुल बेसिक ही होती है। सबको ही ABCD सीखनी पड़ती है कॉमर्स की। तो इसलिए आज हम बेसिक टर्म्स लेकर ही चले हैं इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे। चैप्टर का नाम भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारी बेसिक जो टर्म्स आती है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? लेन देन। लेन देन वर्ड तो हम जैसे डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से ये लेन देन वर्ड हम करेंगे बिजनेस भी। जब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लेन देन करते हैं तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब जो ये लेन देन है अपनी नॉर्मल लाइफ में जो घर में हम यूज़ करते हैं वैसा लेन देन नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा लेन देन होता है जिसमें आर्थिक क्रिया होती है। यानी कि ये लेन देन हम धन कमाने के लिए करते हैं। यानी कि लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो पक्षों में दो पक्षों में नगद या उधार में की जाती है। किस में की जाएगी? या तो नगद में या उधार में। इस लेन देन के करने के फलस्वरूप व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और जो ऐसा परिवर्तन होता है वो मुद्रा में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। अब हम कोई भी लेन देन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस, उसमें आपकी एक शॉप है, उसमें आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। ठीक है, आपने एक लेन देन और किया। आप स्वामी हो, आपको ये लग रहा है कि मेरी दुकान में मुझे 50,000 रुपये और डालने चाहिए। जब आप अपनी दुकान में 50,000 रुपये डाल देते हो तो आपकी पूंजी अब बढ़कर कितनी हो जाएगी? 50,000 बढ़ने से आपकी पूंजी हो जाएगी 1,50,000 रुपये। तो देखो, एक लेन देन हुआ है, एक लेन देन से आपकी जो वित्तीय स्थिति थी वो चेंज होगी। हमने यहाँ लिखा था ना, नीचे देखो, इसके नीचे वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। ये तो चलो हमने पैसे डालने की एक्टिविटी या लेन देन किया था जिसकी वजह से, और इसको देखो खास बात ये है कि मुद्रा में भी दिखा सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने 20,000 रुपये का माल, ये एग्जांपल छोड़ते हैं, चल इस एक एग्जांपल से आपको इजी समझ आ जाएगा, बेचने वाला ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी एक लेन देन करते हो तो उससे आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो परिवर्तित हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा कि 1 लाख से 1.5 लाख होगी, लेन देन कितना किया? 1। अब ये जो है उधार और नगद में भी हो सकता है। उधार और नगद में जो आपको बता रही थी कि दूसरा लेन देन, आप उधार में भी माल बेच सकते हो और नगद में भी बेच सकते हो। तो इस तरह से हम बिजनेस के लेन देन करते हैं, और वो सारे लेन देन हमारे आर्थिक क्रिया पर यानी कि धन कमाने से संबंधित ही होते हैं। सेकंड हमारा आता है कैपिटल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है बेसिक टर्म्स के अंदर। यानी कि जो धन व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगा रखा है उसे हम कैपिटल कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वामी ने। मान लेते हैं आपका जो बिजनेस है उसमें आपने लगाए हैं खुद ने 1 लाख रुपए। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1 लाख रुपए। क्या आप अपने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस सेट कर सकते हो? नहीं, इतनी ज़्यादा किसी के पास पूंजी नहीं होती कि वो सारा का सारा अपने पैसे से ही बिजनेस सेटअप कर ले, उसको दूसरे की पैसे की बिल्कुल ही ज़रूरत ना पड़े। तो वो क्या करता है, साथ में लोन वगैरह भी लेता है। मान लेते हैं हमारे बिजनेस में क्या था, 1.5 लाख रुपए की एसेट्स है। ये एसेट्स आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है। तो आपने 50,000 रुपये का लोन ले रखा है। यानी कि आपके बिजनेस में जो टोटल एसेट्स है, यानी कि जो टोटल सामान जो कह सकते हो, वो है 1.5 लाख रुपए का। इसमें 1 लाख रुपए तो आपने खुद ने लगाए और 50,000 रुपये आपने लोन ले रखे हैं या किसी से उधार में माल खरीद रखा है। यानी कि इस 1.5 लाख में 50,000 आपका नहीं है, किसी और से लिया हुआ है। आपकी खुद ने जितने पैसे लगाए हैं
वही आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। उसी 1 लाख को स्वामी की या उस बिजनेस की कैपिटल कहा जाता है। तो अभी इस कैपिटल से हम खरीदते क्या है, इससे हम एसेट्स खरीदते हैं। क्या खरीदेंगे, एसेट्स। एसेट से खरीदते हैं, चाहे खुद कैपिटल लगाओ चाहे उधार ले, उस पैसे से खरीदेंगे क्या, जो चीज़ हम खरीदेंगे वो बिजनेस में लगाएंगे वो एसेट्स ही होगी और वो एसेट्स ही खरीदी जाएगी। तो अब समझ आ गया, जो धन स्वामी ने लगा रखा है बिजनेस के अंदर वही धन क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद आता है ड्रॉइंग। क्या होती है ड्रॉइंग, आहरण जिसको कहती है। जैसे आप बैंक से रुपए निकालते हैं ना, विड्रॉल करते हो, तो बैंक अकाउंट में आपके पैसे कम हो जाते हैं। सेम हम थोड़ी देर के लिए लेके चलते हैं कि आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए लगे हुए थे, ठीक है, ये आपके बैंक अकाउंट जैसा ये समझने के लिए। ये बिजनेस में 1 लाख रुपए लगे हुए थे, आपको क्या हुआ, घर में ज़रूरत पड़ गई पैसे की, घर में ज़रूरत पड़ गई तो आपने वहाँ से पैसे निकाल लिए, 20,000 रुपये निकाल लिए। तो अब आपकी कितनी बचेगी, अब आपकी जो कैपिटल है वो कम होकर 80,000 रुपये बच जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो नगद ही नगद निकाले, वो सामान भी निकाल सकता है। जैसे कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़ा निकाल कर भी घर में यूज़ कर सकता है, चीनी का व्यापारी है तो वो चीनी निकाल कर घर में यूज़ कर सकता है, वो कोई माल भी निकाल सकता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्राइंग क्या होती है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग, क्या लिखा हुआ है, निजी प्रयोग के लिए निकाली गई कोई भी धनराशि या माल या व्यवसाय के कोष से निजी भुगतान जो है वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल कैश का तो ले लिया, साथ में आपको ये बताया था जैसे नगद तो निकाल ही सकता है। अगर आप कपड़े का व्यापारी हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपकी दुकान में लगे हुए हैं, अब इस कंडीशन में ये नगद नहीं निकाल रहा, इसको कपड़े की ज़रूरत पड़ गई तो इसने क्या किया, 10,000 का कपड़ा निकाल कर घर में यूज़ कर लिया, कोई फंक्शन होगा उसमें लग गया। तो अब बिजनेस की कैपिटल कितनी बची, शॉप की आपकी 90,000 रुपये। तो ये माल भी निकाल सकता है, माल मतलब गुड्स, माल को गुड्स कहते हैं, तो ये गुड्स भी निकाल सकता है। इसके बाद 3rd नंबर पे कोष से निजी भुगतान। अभी मान लेते हैं कि इसके घर का बिजली का बिल आया हुआ था, तो इसने क्या किया, जो घर का बिजली का बिल था वो दुकान वाले अकाउंट से पे कर दिया 5,000 रुपये। कहाँ से पे कर दिया, दुकान के अकाउंट से। अब ये बिजली का बिल दुकान का तो था नहीं, घर का था, और इसने क्या किया, दुकान वाले अकाउंट से या अपने बिजनेस वाले अकाउंट से पे कर दिया। तो अब 5,000 रुपये आपकी कैपिटल और कम हो जाएगी। तो इस तरह से ड्राइंग आप 3 रूप में कर सकते हैं, या तो आप नगद रुपया निकाल कर अपने घर में पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, माल जो आप गुड्स है वो निकाल कर घर में यूज़ कर सकते हैं, निजी प्रयोग, घर का मतलब है निजी प्रयोग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के खर्चे जो है शॉप की जो है या बिज़नेस है, बिज़नेस में से पैसे लेकर या बिज़नेस के अकाउंट से आप पैसे भुगतान कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, हमारी ड्राइंग। एक और आता है स्वामी का जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स वो भी क्या होता है, वो स्वामी का है इनकम टैक्स। अगर वो भी मान लेते हैं 5,000 रुपये, अगर वो भी दुकान के इसमें से पे किए हैं तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी ड्राइंग ही कहलाएगी। अगर स्वामी ने अपना इनकम टैक्स या इंश्योरेंस, क्योंकि आजकल इंश्योरेंस तो करवाए रखते हैं, अगर इसकी जो किस्त है वो भी इसने बिजनेस में से पे की है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है, बिजनेस पे नहीं लगता, वो स्वामी की आय पे लगता है। इंश्योरेंस करवाया इसने खुद का, इंश्योरेंस के साथ एक वर्ड लिखा होगा लाइफ, लाइफ लिखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस।
अगर इसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और उसकी पेमेंट अगर इसने बिजनेस में से की है तो वो भी इंश्योरेंस मालिक का है, बिजनेस का नहीं। क्योंकि हम मानकर चलते हैं बिजनेस अलग होता है, मालिक अलग, यानी कि बिजनेस के अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और मालिक के अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसके घर के। तो इस तरह से कोई भी अमाउंट, चाहे वो नगद निकाले, चाहे वो बैंक से निकाले, चाहे मान लेते हैं वो माल निकाल कर घर में यूज़ कर लेता है अपने पर्सनल, कोई भी चीज़ जब बिजनेस में निकाल कर निजी प्रयोग कर ली जाती है, यानी कि पर्सनल यूज़ कर लिया जाता है, तो वो ड्राइंग कहलाती है और उस ड्राइंग से बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है। तो इससे बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट हम करेंगे लायबिलिटी के बारे में, जो अगले पेज पे दिया हुआ है लायबिलिटी। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म है और इसमें कुछ एक जैसे ऐसे वर्ड आएंगे इंग्लिश में, तो उन वर्ड्स को आप याद कर लेना इंग्लिश में ही, ताकि आपको आगे जो सवाल करोगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी में करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इंग्लिश में ईजी हो जाती हैं। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। लायबिलिटी का हिंदी का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है दायित्व, कर्जा या ऋण। देखो दायित्व वर्ड से तो अभी तक आप अननोन थे, पर जो कर्जा वर्ड आपने सुना हुआ है, ऋण वर्ड आपने सुना हुआ है। तो जो दायित्व, ये लायबिलिटी होती है ना, वो एक टाइप का ऋण ही होती है, एक टाइप का कर्जा ही होता है। इसका क्या होगा, जो ये लायबिलिटी है, इसका जो पैसा होता है, जो पैसा आपको किसी दूसरी पार्टी को देना होता है उसे लायबिलिटी कहती है। अब देखो ऋण आपने ले रखा है तो उस पार्टी को देना ही होगा, तो वो आपकी लायबिलिटी है। कोई कर्जा मतलब ऋण का ही दूसरा रूप हम कह सकते हैं, इसका सिनोनिम से ही। तो अगर कहीं से कर्जा या ऋण जो ले रखा है वो उसको देना ही पड़ेगा, और ये ही ऐसे ओब्लिक लगा के भी इनको बोल सकते हो। अगर किसी दूसरी पार्टी से आपने कोई चीज़ ले रखी है तो उसकी पेमेंट करनी आपकी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी ही आपकी क्या है, एक टाइप से पेमेंट की जिम्मेवारी आपकी लायबिलिटी है। या ये कह सकते हो कि जो पैसा आपको किसी दूसरी पार्टी को, ये तो हो गया, देना होता है, लायबिलिटी कहा जाता है। किसी भी एक कंपनी के द्वारा किसी अन्य कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाला मूल्य या राशि लायबिलिटी कहलाता है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ए पार्टी है और एक है बी पार्टी। ए पार्टी ने जो है बी पार्टी से क्या लिया था, 1 लाख रुपए का लोन लिया था। क्या लिया था, इससे लोन लिया था। कुछ टाइम पीरियड था, जैसे 1 ईयर का भी हो सकता है, 5 ईयर का भी हो सकता है, या 10 ईयर का भी, कुछ भी हो सकता है, जो भी टाइम पीरियड है। आगे पढ़ेंगे टाइम पीरियड। तो अब बी ने इसको क्या कर रखे हैं, ए को 1 लाख रुपए दे रखे हैं। तो अब ए की आप देखो क्या जिम्मेवारी बनती है, इसको वापस लौटाना चाहिए नहीं, क्योंकि लौटाना पड़ेगा। तो जब तक ये रुपए नहीं लौटाएगा तब तक क्या होगी, ए के सिर पे लायबिलिटी होगी, या ये ए की लायबिलिटी कहलाई जाएगी कि ए को बी पार्टी को 1 लाख रुपए पे करने हैं विद इंटरेस्ट, क्योंकि ये अगर कोई मान लेते हैं उधार लेते हैं तो ब्याज तो देना ही पड़ता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि किसी भी एक कंपनी जो हमने ए ली है के द्वारा किसी अन्य कंपनी जो हमने बी ली है, या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, को दिए जाने वाला मुख्य मूल्य या राशि लायबिलिटी कहलाता है। या फिर हमें एक और तरीके से समझ सकते हैं, लायबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी पॉकेट में से पैसा किसी दूसरे की पॉकेट में या अकाउंट में डालना। यानी कि पहले आपने ले लिया है, आपने ज़रूरत के टाइम लेकर यूज़ कर लिया है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को लोन वापस भी तो लौटाना पड़ेगा। तो जो वापस लौटाने का काम होता है, ये वापस लौटाने की जो जिम्मेवारी होती है ना, वो ही लायबिलिटी कहलाती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए जो पार्टी है वो अपनी पॉकेट में से पैसा निकाल कर दूसरी पार्टी यानी कि बी पार्टी के पॉकेट में या उसके अकाउंट में डाल देगी।
तो इस तरह से लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को जो रुपया देना होता है वही उसकी लायबिलिटी कहलाती है। अब देखो इसके भी टाइप होते हैं। लायबिलिटी के दो टाइप बताए इन्होंने। एक तो नॉन करंट, देखो करंट तो होता है जो वर्तमान वर्ष चल रहा है उससे रिलेटेड, नॉन करंट होता है यानी कि वर्तमान तो नहीं है, इसे आगे पीछे इसे आगे ही होएगा। दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट क्या होती है? इसका अर्थ है कि लायबिलिटी जिसे हमें एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एक हम वित्त वर्ष कह सकते हैं, वित्त वर्ष। और जो कब स्टार्ट होता है, जैसे कुछ एक तो हो करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ख़त्म होता है उनका, वो होता है। कुछ एक करते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और अगले 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये एक वित्त वर्ष होता है, इसको ही एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। या तो उस एक वित्त वर्ष में या फिर इससे अधिक समयों के बाद, अधिक समय मतलब या तो एक ही वर्ष में चुका देंगे या फिर 2, 3, 5, 15, 20 जो भी आगे कोई भी समय हो सकता है, उन समयों में चुकाना होता है। इसलिए क्योंकि हमने आगे काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, या तो एक फाइनेंशियल ईयर में या इससे अधिक समय, कितने भी वर्ष हो सकते हैं, चुकाना होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं या नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक। अभी देखो नॉन करंट आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि एक वर्ष में तो नहीं चुकाएगा, इससे क्या लेगा, वो ज़्यादा ही टाइम लेगा, इसीलिए वो नॉन करंट बनेगी। अगर वो एक ही वर्ष में चुका दे तो क्या होगा, वो तो करंट बन जाएगी। पर हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, नॉन करंट। नॉन करंट में ये होता है कि एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक समय में, उससे अधिक समय में चुकाया जाएगा। ये अधिक समय जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक वर्ष से अधिक समय में चुकाना होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पीरियड में चुकाना है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं, या इसे नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, आपने अपनी शॉप को ओपन करने के लिए मान लेते हैं आपने 50,000 रुपये तो खुद के ले लिए, ठीक है। 50,000 रुपये का आपने 5 ईयर तक का लोन ले लिया, तो ये लोन जो है टोटल आपकी 1 लाख रुपए की एसेट्स खरीद लोगे, आप दुकान अपनी चला लोगे। पर जो ये 50,000 रुपये का लोन है वो कितने ईयर में पे करोगे आप, 5 साल में पे करोगे। तो ये 5 साल क्या है, 1 ईयर से ज़्यादा है, यानी कि इस तरह एक वर्ष से ज़्यादा में जो अमाउंट आपको चुकानी है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। इसके बाद आता है हमारा करंट लायबिलिटी। क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कुछ पॉइंट भी आएंगे। करंट लायबिलिटी, इस तरह की लायबिलिटी को एक सीमित समय, देखो उसमें सीमित समय नहीं था, इसमें क्या है, एक सीमित समय में, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष में चुकाना पड़ता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म एक छोटा सा पीरियड है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और ख़त्म होएगा 31 मार्च को अगले साल, तो हम उस टाइम पीरियड में इसको पे कर देते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी भी आप कह सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर कौन होता है, लेनदार, वो आपसे लेने वाला होता है, इसलिए उसको लेनदार कहा जाता है। जैसे आप है, आप एक बिजनेस एंटिटी है, जो आपसे लेने वाले होंगे, यानी कि एक्स लेने वाला है, वाई लेने वाला है, यानी कि ये आपसे, आप इनको दोगे, या हम ये कहेंगे ये लेने वाले हैं, लेने वाले को हम लेनदार कहते हैं। तो ये सारे क्रेडिटर होंगे। अब ये लेनदार क्रिएट कैसे होते हैं, हमें ये देखना है। मान लेते हैं कि आपने कोई ए यूनिट है, उससे आपने 50,000 रुपये का माल क्रेडिट पे परचेज कर लिया। किस पे कर लिया, क्रेडिट पे परचेज, यानी कि उधार माल खरीद लिया। तो जब तक आप ए को 50,000 रुपये नहीं दोगे, नहीं पे करोगे, तब तक ए आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिटर
कहलाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं जो आपसे रुपए लेने वाले हैं वो लेनदार या क्रेडिटर है। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनका समय बीत गया है, यानी कि भुगतान करने की तारीख तो चली गई है और आपने भुगतान नहीं किए। जैसे 10,000 रुपये का आपकी फर्म है, आपकी बिजनेस के जो है 10,000 रुपये का बिल आया था। किसका? बिजली का बिल आया था। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था? 10,000 रुपये। उसकी ड्यू डेट कब थी? हम मानते हैं कि उसकी ड्यू डेट थी 15 मई। ठीक है, 15 मई क्या थी? ड्यू डेट थी। ड्यू डेट मतलब होता है पेमेंट करने की तारीख, क्योंकि आपने बिजली के बिल पे देखा होगा कि उस पर ड्यू डेट लिखी होती है कि हाँ ये लास्ट डेट है। ड्यू डेट का मतलब पेमेंट करने की लास्ट डेट। और आज हम खाते बना रहे हैं, इस टाइम मान लेते हैं कि आगे का समय आ रहा है। कोई भी समय हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जुलाई आ रहा है, मार्च या दिसंबर भी हो सकता है। अगर आपने ये 10,000 रुपये पे नहीं किए हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा जिसकी भुगतान करने की तारीख बीत चुकी है और हमने पे नहीं किया है वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारा बिल्स पेबल, या इनको शॉर्ट में हम BRB लिखते हैं। बिल्स पेबल क्या होते हैं? आपने ए पार्टी से 50,000 का माल परचेज किया। ठीक है, परचेज किया, ये याद रखना, परचेज किया। आपने क्या किया? एक बिल लिखकर, BR लिखकर खुद ने और इसको दे दिया और कह दिया कि मैं 3 महीने के बाद आपको पेमेंट करूँगा। कितने महीने के बाद पेमेंट करूँगा? 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तक जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं हो जाती है इस बिल की, या हम ये 50,000 रुपये पे नहीं कर देते हैं, तब तक ये आपका क्या कहलाएगा? BR, यानी कि ऐसा बिल जिसकी पेमेंट आपको करनी है। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है लाइबिलिटी के अंदर। यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा जो आपको नियर अबाउट 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करना है पर अभी तक नहीं किया है, तो वो सारी की सारी आपकी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो आज इसके अंदर हमने कुछ 1-2 पॉइंट किए हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।